18वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो गया है, लेकिन इसका आगाज जैसे हुआ है, आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सत्र के पहले दिन ही विपक्ष का जोरदार हंगामा और उसके बाद दूसरे दिन स्पीकर के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के बाद तय है कि इस बार मोदी के 3.0 सरकार की मुसीबतें बढ़ने वाली है। सत्र के पहले दिन ही विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, सदन के बाहर मार्च निकाला। इस दौरान सांसदों के हाथ में संविधान की कॉपी भी थी। विपक्ष ने साफ कहा कि वो सरकार की मनमानी नहीं चलने देगा। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। सत्र के दूसरे दिन ये तनातनी और बढ़ गई जब विपक्ष ने स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया। एनडीए ने ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर का उम्मीदवार बनाया है, तो विपक्ष ने केरल के कांग्रेस सांसद के सुरेश का नामांकन किया है। 72 साल में ये तीसरी बार ऐसा मौका है जब सदन में स्पीकर को लेकर चुनाव होने जा रहा है। इसके पहले साल 1952 और 1976 में स्पीकर को लेकर चुनाव हुआ था। विपक्ष का आरोप है कि उसने सत्ता पक्ष से डिप्यूटी स्पीकर का पद मांगा था। इस पर सहमति न देने की वजह से उसे स्पीकर के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा करना पड़ा। वहीं सत्ता पक्ष इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए, डिप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते। यहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। मोदी 3.0 का हंगामा खेज आगाज ये बता रहा है कि सदन में सरकार की राह आसान नहीं रहने वाली। इस बार सदन में नेता प्रतिपक्ष भी ताकतवर होगा। ऐसे में लोक लेखा समिति के चेयरमैन के नाते सरकार के फाइनेंशियल अकाउंट्स पर भी विपक्ष का सीधा दखल होगा। इसके साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ईडी, सीबीआई चीफ की नियुक्ति में भी नेता प्रतिपक्ष का सीधा दखल होगा। स्पष्ट है कि विपक्ष ने संकेत दे दिया है कि वो अपनी बढ़ी ताकत के साथ सरकार से दो हाथ करने को तैयार है। अब देखना यह है कि मजबूत विपक्ष से निपटने सत्ता पक्ष की क्या रणनीति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा संग्राम की आहट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या संसद में टूटेगी राजनीतिक सौहार्द की परंपरा? क्या जुमलों तक सीमित रह जाएगी सर्वानुमति की बात? स्पीकर कैंडिडेट खड़ा कर सरकार को क्या संदेश दे रहा विपक्ष? मजबूत विपक्ष मोदी 3.0 के लिए कितनी बड़ी चुनौती? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। वैसे तो केंद्र और प्रदेश की राजनीति का मिजाज अलग होता है, लेकिन अगर पिछले कुछ वर्षों से जो राजनीतिक ट्रेंड्स, एक नया राजनीतिक प्रचलन अस्तित्व में आया है, और वह भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रचलन है कि केंद्र के समन्वयन से राज्य की सरकारें चल रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। मुख्यमंत्री जाकर वहाँ डिस्कस करते हैं। अब कि प्रदेश उतनी बड़ी स्वतंत्र इकाई के तौर पर नहीं है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हमेशा आला कमान यानी कि गांधी परिवार की बात करती है, लेकिन यहाँ भी एक आला कमान कल्चर प्रारंभ हुआ है और
अब जब वो कल्चर प्रारंभ हुआ है, जब डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन के संगठन की बात शुरू हुई है, तो एक इंजन केंद्र का भी है और केंद्र में होने वाली हर गतिविधि का पहले अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता था, लेकिन अब प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश पर पड़ेगा। तो लोकसभा के स्पीकर के चयन में विपक्ष की तरफ से भी उम्मीदवार खड़ा होगा और सबसे बड़ी बात है, विपक्ष ने ये कहा है कि उनके पास कोई भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं हुई, इसलिए वो उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। तो के सुरेश जो केरल से सांसद हैं, वो कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार होंगे और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार ओम बिरला का नाम जाएगा। अगर वो बनते हैं तो वो दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनेंगे। कुल मिलाकर सदन के दूसरे दिन ही स्पष्ट हो गया कि एक सशक्त विपक्ष के तौर पर जो इंडी गठबंधन है या जो इंडिया है, वो सरकार से दो हाथ करेगा, एनडीए से दो हाथ करेगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा जी हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, मृगेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित शर्मा जी, राहुल गांधी जी भी कोई ना कोई एक चीज़ जो है वो पकड़ते हैं, जैसे इस बार उन्होंने संविधान, तो अब वो संविधान की किताब जो लेके निकले हैं चुनाव के पहले, सदन में शपथ हो गई, लगातार वो लोकतंत्र की उस किताब को, लोकतंत्र की उस पवित्र पुस्तक को लेकर लोकतंत्र की दुहाई देकर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो काला दिवस मना रही है कि 50 वर्ष हो गए इमरजेंसी को। देखिए नवीन जी, हम राजनीति की शुरुआत करें तो 10 वर्षों से अगर मोदी सरकार है तो राजनीतिक टारगेट बनाने का काम मोदी जी ने करा कि नेहरू जी ने ये गलती करी, इंदिरा जी ने ये गलती करी। 10 साल हम ये बताने में कामयाब नहीं हो पाए कि हम ये इस बात को सही कर रहे हैं। अगर कोई सार्थक कदम है तो उसको सार्थकता तक, अंतिम छोर तक छोड़ने का, लोगों के जनमानस जनहित का काम करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा। कोई भी एक नरेंद्र मोदी जी ने टास्क दिया, वो टास्क देके पीछे हट गए। अब राहुल जी की बात कि राहुल जी हर बात को संविधान की किताब लेकर, ये लड़ाई एक संवैधानिक है। आज जो कि हम पुरानी परंपराओं की बात करें तो कई ऐसे दृश्य और कई ऐसे पुराने इतिहास के पन्नों पर पुराने लोग बताते हैं कि जब अटल जी किसी बात का जिक्र कर रहे थे तो एक बार उन्होंने टोक दिया था, क्या नेहरू जी की प्रतिमा, नेहरू जी की तस्वीर कहां है, किसने निकाली। और कई इस बात के भी पहलू हैं कि राजीव गांधी जी को पता चला कि अटल जी की जब तबीयत खराब हुई तो कैसे उनको किसी कमेटी में डालकर बाहर विदेश भेजकर उनके स्वास्थ्य का लाभ मिल सके और देश को भी लाभ मिल सके। दोनों अनुसरण है। ऐसे कई अनुसरण इन 10 वर्षों में हिटलर शाह के तानाशाही रवैये से खत्म हो गए। तो ये लड़ाई आज विपक्ष की है कि पहले विपक्ष कमजोर था, आज जनता के जनमत संग्रह ने विपक्ष को मजबूत भूमिका में लाकर संसद में खड़ा किया। तो आज प्रश्न है कि ये जो संविधान के तहत है, अब अकेले चलो हिटलर शाही से बात नहीं होगी। इसीलिए राहुल जी ने वो संविधान की किताब चाहे शपथ में दिखाई हो या हमारे एनडीए दल के तमाम जो जनप्रतिनिधि चुन के संसद में गए हैं उन्होंने संविधान की किताब दिखाई और मोदी जी से कहा कि वैचारिक लड़ाई हो सकती है लेकिन देश अब एकला चलो नहीं चलेगा। आपके एक मुख से कही हुई बात, अकेले आपके द्वारा तय करी बात नहीं होगी, आपको विपक्ष के डिस्कशन करना पड़ेगा जो कि संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। इस बात को विपक्ष आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, जो संसद में बखूबी बड़ी सुंदर तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। जी वंदना जी, अब वो ये कह रहे हैं कि अब तो दो हाथ करेगा विपक्ष, अब कोई पूजा याचना प्रार्थना नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है कि हम ग्रेस पर निर्भर हों कि नहीं सरकार दे दे नेता प्रतिपक्ष का पद, तो ठीक है, अब उनके पास पर्याप्त नंबर हैं और चूंकि नेता प्रतिपक्ष की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है तमाम निर्णयों में, तमाम समितियों में, तमाम संवैधानिक संस्थाओं के मुखियाओं के चयन में, नियुक्ति में, तो इस बार वो कह रहे हैं कि हम इतनी आसानी से इनको अपना मनमर्जी नहीं करने देंगे, मनमानी नहीं करने देंगे, हिटलर शाही नहीं करने देंगे।
जी नमस्कार नवीन जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। देखिए नवीन जी, आज भारत के इतिहास का एक काला दिन है। आज आप वहाँ मेरी एक आवाज बन पा रही? आपको आवाज आ रही, मेरे आपकी आवाज आ रही है। आप वहाँ कोई जो आपके पास कुछ है उसको बंद कर लीजिए ऑडियो उसका, तो आपको सुनाई देगी आवाज। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ तो नवीन जी, आज भारत के इतिहास का और कांग्रेस के काले काल का आज दिन है, जिसको 50 साल हो गए हैं। इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आज से 50 साल पहले जो इंदिरा गांधी जी ने लगाकर जिस डिक्टेटरशिप की स्थापना करी थी, उसको आज 50 साल पूरे हो गए हैं। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम संविधान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप मुझे कृपया करके ये बताइए कि संविधान में अनेकों संशोधन करने वाली कांग्रेस पार्टी, संविधान को ताड़-ताड़ करने वाली, लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से ये कह सकती है कि वो संविधान की रक्षक है? संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर जी का आपने हमेशा विरोध किया, आपने उनको चुनाव हरवाया। उन्होंने प्रियम्बल जो उन्होंने लिखा था उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था, उसमें भी आपने अमेंडमेंट करके सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड डाला। तो आप लोगों ने संविधान को और संवैधानिक प्रक्रियाओं को हमेशा तार-तार किया है। अब रही बात जो अभी आप नेता प्रतिपक्ष चुनने की बात कर रहे थे, तो आप ये बताइए कि आप लोग अगर कहते हैं कि आप संविधान के रक्षक हैं, संविधान को लेकर चलने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने स्पीकर का पद हो, उसमें कब कौन सा असंवैधानिक तरीका अपनाया है उस पद के चुनाव के लिए? आप लोग 1991 के बाद कांग्रेस पार्टी का खुद का बहुमत कब आया है, आप बताइए। आप गठबंधन की सरकारें बनाते रहे हैं, हम मानते हैं इस बार हमने भी एनडीए की गठबंधन की सरकार बनाई है, लेकिन आप किस बेसिस पे ये कह सकते हैं कि हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो इलेक्शंस हैं संसद के अंदर वो करा रहे हैं? किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पेज, किस चैप्टर और किस आर्टिकल में ये लिखा है कि जो सरकार बहुमत से चुनकर आई है उसका स्पीकर और वो चुनाव नहीं करा सकती? हम सारी जो भी संसदीय प्रक्रियाएं हैं वो संविधान को ध्यान में रखकर ही करते हैं। तो आप हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले कृपया करके बता दीजिए कि कहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि हमने कभी भी असंवैधानिक प्रक्रिया को अपनाया है। एकला चलो वर्ड बोल देने से नहीं चलेगा, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, विद प्रूफ बात किया करिए। दूसरी चीज ये कि संविधान में आपने 1946 में 42 संशोधन किए थे, आपने 14 नए उसमें अमेंडमेंट्स ऐड करे, 42 चेंज करे, 2 नए चैप्टर ऐड कर दिए, DIR लगा दिया, और DIR के तहत आपने लोगों को कभी भी उठा के जेल में बंद कर दो, 1.5 लाख लोगों को जेल में ठूस दिया। तो ये हिटलरशाही और एकला चलो, ये डिक्टेटरशिप आप लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। जब से मोदी जी आए हैं, आप बताइए कब भारतीय जनता पार्टी ने किस राज्य की सरकार गिराई है? इंदिरा गांधी जी ने 50 राज्यों की सरकार गिराई। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में पिछले 10 साल में कभी ऐसा हुआ? तो इन सब चीजों का प्रश्न का उत्तर दीजिए अमित जी, उसके बाद आप कहिएगा कि हम गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ मृगेंद्र सिंह साहब। ये जो जैसे मध्य प्रदेश में भी आपको ये देखने को मिला कि जब कमलनाथ की सरकार आई थी, पहली बार ऐसा हुआ कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं चुने गए और चुनाव हुआ। और जब चुनाव होता है तो खुलकर एक कलह सामने आ जाती है कि दोनों पक्षों के बीच में, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बहुत गहरा अविश्वास है। अब लोकसभा में भी यही हो रहा है। देश की स्पीकर के चुनाव में जो ये देखने को मिल रहा है, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, चुनाव के बाद एक पक्ष होता है विपक्ष। इसमें ऐसी स्थिति में लोकसभा में या विधानसभा में स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्पीकर अगर सर्वसम्मति से चुना जाए, स्पीकर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, भले किसी पार्टी का हो, लेकिन स्पीकर बनने के बाद उसका पहला दायित्व होता है सांसदों की सुरक्षा करना, उनके जो भी उनको अधिकार है उनको दिलाना, उनकी कही हुई बातों को वो लोगों तक पहुंचाना, कैसे किस तरह से नियम प्रक्रिया चल सकती है उसका संचालन करना चाहिए। लेकिन समय के साथ देखें, परंपराएं लगातार टूटती जा रही हैं
आप उठा के देख लीजिए, जितने दिन पहले लोकसभा विधानसभा चलती थी, अब उसमें लगातार कमी होती जा रही। सारगर्भित बहस तो लगभग विधानसभा या लोकसभा में समाप्त हो गई। कोई भी विधेयक आता है तो आप कभी उसमें चर्चा नहीं होती, हाँ की जीत विधानसभा का ध्वनि मत से पारित और कार्यकाल अनिश्चितकाल के लिए, विधानसभा या लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। अब ये होने लगा। इसीलिए देखिए, जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि आते हैं उनको पढ़ने लिखने में भी उतना कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। अब इसी कारण अब स्थिति ये हो गई है, जो अफसरशाही इतनी निरंकुश हो गई, उसका सबसे बड़ा कारण अफसरशाही को आज विधानसभा या लोकसभा कोई डर नहीं। पहले हम लोगों को याद है, आज से 15-20 साल पहले अगर कोई विधानसभा क्वेश्चन हो जाता था तो अधिकारी जिसके खिलाफ रहता था वो कांपता रहता था, जाकर हाथ पैर जोड़ता था। आप किसी के पास जाकर चले जाए, उठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको मालूम है कि शासन जो जवाब देगा उसमें चर्चा होनी नहीं है, कोई उसमें पूरक प्रश्न आएंगे नहीं, तो हमने जो जवाब दे दिया वो सही है। ये स्थिति निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कई जगह तो जवाब के नाम पर सर जानकारी एकत्रित की है। हाँ, अधिकतर आज जानकारी एकत्रित की जा रही है, आती है। ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, आज जो भी पार्टी सत्ता में है, जो विपक्ष में, सब चीज़ अच्छी लग सकती हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश देना चाहते हैं कि आखिर क्या हमारा यही लोकतंत्र है? हंगामे के भेंट चढ़ जाए। जो विधेयक जो आते हैं देश के प्रदेश के विकास के लिए होते हैं, देश प्रदेश की जनता की भलाई के लिए होते हैं। उन विधेयकों पर अगर चर्चा ना हो तो उसको कैसे आप कह सकते हैं कि ये सबकी इच्छा के अनुसार बनाया गया है? इस कारण लोकसभा चुनाव हो गए, विधान अब जो भी चुन के आया है, चाहे जिस पार्टी का हो, सबको मिलकर अब सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, देश का विकास कैसे और बेहतर तरीके से हो सकता है, लोगों को कैसे राहत मिल सकती है, कैसे सब लोग एक साथ रह सकते हैं। आखिर आप भाजपा का सांसद जहाँ से जीते हैं, कांग्रेस का सांसद या और दल के जो भी जीत के आए हैं, क्या आप वहाँ के काम रोक देंगे? अगर विपक्ष से जीते हैं, क्या वहाँ जो बजट जाएगा नहीं जाएगा? सब कुछ होता है। देखिए, चुनाव तक किसी पार्टी के रहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सांसद चाहे कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, बसपा का हो, सपा का हो, वो उस क्षेत्र का सांसद होता है। ये उस क्षेत्र के अगर जिसने वोट नहीं दिया वो भी अगर जाएगा तो उसको मना नहीं कर सकता कि हाँ, हम आपका काम नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके क्षेत्र के विकास नहीं करेंगे। इस कारण अब चुनाव हो गए, सबको मिलकर देश के विकास पे बात करनी चाहिए। सर, ये जो एक चुनाव किए जाएंगे, आपको नहीं लगता कि ये बेहतर, जब एक अच्छा मजबूत विपक्ष सामने है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष को आपसी सामंजस्य से इस पर कोई निर्णय ले लेना चाहिए? निश्चित रूप से लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष आपसी सामंजस्य ही बनना चाहिए। उसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, कहा जाता है कि भाई मुझे उपाध्यक्ष का पद चाहिए और कोई पद चाहिए, लेकिन सामंजस्य अगर अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उस पर सबका विश्वास रहता है, विपक्ष के लोगों का भी, कि सबकी बात सुनेगा, सांसदों के हितों की रक्षा करेगी। इस कारण बेहतर है कि सामंजस्य बना के ही चुनाव किया जाए। जी, तो अमित जी, अब आपको थोड़ा सा नंबर अच्छे आ गए हैं, 99 पहुंच गए हैं। आपका पूरा अगर गठबंधन है तो वो भी एक अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी एक समन्वय बनाने की कोशिश दिखनी चाहिए थी। राहुल जी या पूरे विपक्ष का रवैया बड़ा आक्रामक है, लोकतंत्र में संविधान की पुस्तक दिखाने लगते हैं, मणिपुर चिल्लाने लगते हैं। आपको लगता है कि इस प्रकार के प्रतिरोधात्मक रवैये से सदन चल जाएगा? क्योंकि सदन का चलना महत्वपूर्ण है। जैसा कि आदरणीय मृगेंद्र सिंह साहब ने कहा, चलेगा नहीं सदन, ठीक है, ध्वनि मत से चीजें पारित होंगी, चीजें आगे बढ़ेंगी। देखिए नवीन जी, देश में जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार बने हैं। 2 बार मोदी सरकार थी, अब मोदी सरकार नहीं है, अब बैसाखी की एनडीए सरकार है। तो मेरी पहले विद्वान बहन का जवाब दे दूं कि उन्होंने स्वीकारा कि पहली बार बने, तो मेरी बहन भूल गई कि एनडीए सरकार के साथ आपने 3-13 और 3 साल की सरकार अटल जी की चलाई थी। अभी आप चौथी सरकार चला रहे हैं, बैसाखी की एनडीए सरकार की, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार अपने भाषण में विपक्ष की भूमिका में कहते थे कि मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे कि ऐसी बैसाखी की सरकार चलाने से अच्छा होता कि मैं ऐसी सरकार को लात मार देता। ये वक्तव्य इतिहास के उन पन्नों में है। ये वो अहम, घमंड और वो बहुमत था जिस आधार पर दो बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मोदी सरकार चला रहे थे। अब बात ये आ रही है, हम सबको दिक्कत है, क्या हम संविधान की बात कर रहे हैं, क्या खिलाफ बात कर रहे हैं?
भाई नैतिकता की बात तो क्या अटल जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी। और कई बार यह होता था कि स्पीकर से, ओम बिरला जी से सदन कहता था कि माननीय अध्यक्ष महोदय इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो जैसा अभी वरिष्ठ पत्रकार मृगेन जी ने कहा, ये कहा जाता था कि ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता और विपक्ष के लोग चिल्लाया करते थे, अपनी बात को रखने की बात करते थे। वो दृश्य हम भूले नहीं है, वो देश की जनता दृश्य नहीं भूली। और नवीन जी, हमने वो दृश्य भी देखा है जब देश के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी विपक्ष की तरफ उंगली उठाकर कहते थे कि जब हमारे विपक्ष के लीडर हुआ करते थे उनकी तरफ उंगली उठाकर लोग कहते थे कि मैं पुरानी बातें याद दिलाऊंगा तो मुंह बंद हो जाएगा और किसी की मजाल नहीं है इस तरह के वक्तव्यों को, ये मर्जी है, ये बहुमत है, ये जनता चाह रही है, जनता ने बहुमत दिया है। ये आवाजें हमने सुनी थी और ये देश ने सुनी है। तो क्या बात है, आज जनता ने बहुमत, एक मजबूत सरकार, अगर आप मान रहे हो कि मजबूत सरकार जो कि एनडीए की बैसाखी सरकार है, एक मजबूत विपक्ष दिया है, तो विपक्ष के तारतम्य सामंजस्य की जिम्मेदारी तो मुखिया की होती है। राहुल गांधी की अकेले की तो मुखिया की थी नहीं। पहले लोगों को राहुल गांधी को पप्पू बताया, फिर उनकी छवि खराब करने की कोशिश करी। उनके वक्तव्य और भाषण हुआ करते थे, वो देश की जनता जानती थी। वो चाहे कोरोना पर बात करें कि उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगा दीजिए, देश में सीलें बंद कर दीजिए, फ्लाइटें बंद कर दीजिए, उन्होंने कहा पप्पू बोल रहा है। कहीं कोई जीएसटी की बात थी, उन्होंने कहा 18% व्यापारियों पे मत लगाइए, पप्पू बोल रहा है। ये शब्द हमने सुने हैं। ये पीड़ा का विषय नहीं है, वो पीड़ा और वो अपने आप को अपमान करना भी राहुल जी ने और कांग्रेस और विपक्ष ने महसूस किया है। आज प्रधानमंत्री जी को इस बात पर विपक्ष करना पड़ेगा कि मेरा कद बड़ा है। चर्चा जो पहले एक हिटलर शाही की, मैं बार बार, जो मेरी बहन को दिक्कत आ रही है, मैं हिटलर की बात कर रहा हूं, तो हिटलर शाही तरीके से जो पिछले 10 वर्षों में विपक्ष के चर्चा नहीं हुई, इसलिए आज राजनाथ सिंह जी को चर्चा करनी पड़ी। और मैं समझता हूं कि के सुरेश जी एक सीनियर है और क्यों नहीं केरल से आते हैं। प्रधानमंत्री जी का तो केरल से लगाव है, बड़ी तारीफ अभी करी थी प्रधानमंत्री जी ने, तो क्यों नहीं केरल के उस व्यक्ति को बना दें जिसमें शायद एक ऐसा परंपरा का अनुसरण हो कि जिसमें लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश हो। और अंतिम बात नवीन जी, मेरी बहन ने कहा कि बीजेपी ने कब सरकार गिराई है। मध्य प्रदेश का उदाहरण है, कर्नाटक का उदाहरण है, गोवा का उदाहरण है। आपने चुने हुए व्यक्तियों को गिराने, खरीदने पर तोड़कर सरकार बनाने का काम किया है। और दिल्ली की केजरीवाल सरकार को तो आपने एक गवर्नर से लगाम लगाकर सरकार नहीं चलने देगा। ऐसे आपने तमाम उदाहरण दिए जो देश देख चुका है, उसका अनुसरण जान चुका। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। वंदना जी, देखिए, अब तीसरी बार जब आप सरकार बना रहे थे तो थोड़ा बड़ा दिल रखते हुए एक सामंजस्य बनाना चाहिए था। जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया आई नहीं तो हमें चुनाव में जाना पड़ रहा है, और चूंकि इतने नंबर हैं तो वो उनका उपनेता, प्रतिपक्ष सदन का उपनेता तो उनको मिलेगा ही। तो क्यों ना आपसी समझौते के साथ लोकसभा का स्पीकर और ये सब चीजें तय होती, ज्यादा बेहतर होता। पहले तो नवीन जी, जिनके खुद के बही खाते खराब हैं वो हमसे हमारा हिसाब पूछ रहे हैं, हमें बैसाखी वाली सरकार बोलने वाले। कृपया ये याद कर लें कि आप मध्य प्रदेश में 0 पर और भारत में 99 पर सिमटे हुए हैं। बैसाखी और ये चोर मौतेरे भाई वाले इंडी गठबंधन को लेकर जो आप बहुमत भी नहीं ला पाए, तो आपको ये घमंड अब शोभा नहीं देता, कृपया करके। दूसरी चीज ये कि मनमोहन सिंह जी के विषय में जब आप चर्चा कर रहे थे तो मुझे वो बात याद आ गई कि जब सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी को कठपुतली प्रधानमंत्री बनाया था तो उनके ऊपर एडवाइजरी कमेटी बना दी गई थी और एडवाइजरी कमेटी की मर्जी के बिना वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे। मतलब यूनियन कैबिनेट से भी ऊपर कौन था? कांग्रेस पार्टी की आला कमान सोनिया गांधी जी। मुझे वो दिन भी याद आता है जब इंदिरा गांधी जी ने 1.5 लाख लोगों को जेल में ठुसवा दिया था और उसमें कला जगत के सितारे, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी जी का जिनका आप इतना समर्थन कर रहे हैं, हमारे माननीय नेता, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनको जेल में डालने का काम भी आप लोगों ने ही किया था। मीसा कानून लगाने का काम भी आपने किया था। लोकतंत्र की हत्या और संविधान संशोधन का कार्य भी आप लोगों ने किया था।
देश में अगर 3 तरह की इमरजेंसीज लगती है, राष्ट्रपति शासन, नेशनल इमरजेंसी और आर्थिक इमरजेंसी, तो उसमें से नेशनल इमरजेंसी लगाने का रिकॉर्ड भी आपकी पार्टी ने बनाया है। और जितने भी संविधान में संशोधन हुए, 90 से ज्यादा संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। तो कृपया करके आप संविधान की दुहाई मत दीजिए। और आप लोग जो ये सौदेबाजी करते आते हैं, कभी सत्ता की, कभी पदों की, अभी आपकी सौदेबाजी नहीं चलेगी। अगर आप कहते हैं ये डिक्टेटरशिप है, तो अगर डिक्टेटर की बात होती तो हिटलर के बाद अगर किसी को याद किया जाता है तो इंदिरा गांधी जी को याद किया जाता है। रही बात, आप कहते हैं कि हमने कर्नाटक में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, तो आप मुझे ये बताइए कि कोई अगर अपनी मर्जी से कोई नेता हमारी पार्टी में आता है तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमने कोई असंवैधानिक तरीके से सरकार गिराई क्या? आप अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मृगन जी, जिस प्रकार से देखिए, एक सहमति से अगर लोकसभा के स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का अगर चयन होता तो बहुत बेहतर होता और उससे सारे दलों का विश्वास जमता। लेकिन अब जब चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से एक रस्साकसी होगी, पहले दिन से अविश्वास होगा और इस प्रकार की नकारात्मकता लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन लगातार परंपराओं का हनन हो रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से लोकसभा अध्यक्ष या और उपाध्यक्ष सर्वसम्मत से होना चाहिए। इससे सभी दलों के नेताओं को एक साथ बैठ के चयन करना चाहिए। ठीक है, वो अध्यक्ष का पद सबसे बड़े दल को मिलता है, मिलना भी चाहिए क्योंकि दल के बड़े नेता हैं। लेकिन जहाँ तो उपाध्यक्ष की पद, कोई ऐसी परंपरा नहीं है, लेकिन ये कोई नियम नहीं है, लेकिन परंपरा एक बना ली गई, लेकिन वो परंपरा भी अब टूट गई है। लेकिन देश के लिए बेहतर यही होगा कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सर्वसम्मत से चुने जाएं और सबकी सहमत से सभी दलों के नेता एक साथ बैठ के चर्चा करें, जो भी जिसको समझे तो बनाया जाए, तो निश्चित रूप से वो देश के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो संग्राम की आहट सदन के पहले सत्र से दिखने लगी है और ये संग्राम सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं है, अब संग्राम सदन में भी दिखेगा। लेकिन लोकतंत्र में कुछ पद, कुछ प्रतिष्ठाएं ऐसी होती हैं जिन पर सबका विश्वास हो। उसमें लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद ऐसा है जो सभी दलों की सहमति से बने तो बेहतर है, क्योंकि सबको वहाँ अपनी बात रखनी है। लेकिन जिस प्रकार की रस्साकसी देखने को मिल रही है, निश्चित रूप से उसे लोकतंत्र के लिहाज से अच्छा नहीं कहा जा सकता। IND एजेंडा में नहीं, आप बन रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।